हामी का बड़ा ऐलान, सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगा निःशुल्क मोबाइल टैबलेट। उत्तराखंड में भू कानून के लिए बनी हाई पावर कमेटी, सीएम ने किया ऐलान। उत्तराखंड में आज से खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, छात्रों के साथ अभिभावक का सहमति पत्र अनिवार्य। उत्तराखंड के चंपावत के पवनदीप रजन ने नाम किया रोशन, इंडियन आइडल सीजन 12 की ट्रॉफी की अपने नाम। चारधाम ऑलवेंदर रोड परियोजना बनेगी वरदान, डंपिंग जोन बनेंगे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बेहतर जरिया। उत्तराखंड में लगातार थामी हो रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 16 नए मामले सामने आए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है, जहां केंद्र में मंत्री बनने के बाद जनता का आशीष लेंगे अजय भट्ट। निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं अजय भट्ट और अब जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। आपको बता दें कि 2012 से 2017 तक नेता विपक्ष की भी भूमिका निभा चुके हैं अजय भट्ट। अजय भट्ट आज उत्तराखंड आ रहे हैं। केंद्र में मंत्री बनने के बाद जनता का आशीष लेंगे अजय भट्ट। आशीष जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं अजय भट्ट और केंद्र में मंत्री बनने के बाद जनता का आशीष लेंगे अजय भट्ट। आज जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे अजय भट्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट रह चुके हैं। 2012 से 2017 तक नेता विपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं अजय भट्ट आज उत्तराखंड आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है और आज से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे अजय भट्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं अजय। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्र में मंत्री बनने के बाद जनता का आशीर्वाद लेंगे अजय भट्ट। जन आशीर्वाद यात्रा भी निकालेंगे अजय भट्ट और इस दौरान अपनी उपलब्धियों को भी गिनाएंगे, जनता के सामने रखेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका आशीष प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि अजय भट्ट आज उत्तराखंड आ रहे हैं। केंद्र में मंत्री बनने के बाद जनता का आशीष लेंगे अजय भट्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं अजय भट्ट। अब आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है और अजय भट्ट ये यात्रा निकालेंगे, जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे अजय भट्ट और आशीर्वाद भी लेंगे लोगों से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं अजय भट्ट। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि आज से जन आशीष यात्रा जो है शुरू हो गई है और केंद्र मंत्री बनने के बाद आशीष अब इस यात्रा में भी शामिल होंगे और ये यात्रा अजय भट्ट ये यात्रा भी निकालेंगे, जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे आज से अजय भट्ट। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सोनाली, देखिए केंद्र में जगह मिलने के बाद जो अजय भट्ट हैं, जो अभी केंद्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिनको
हाल ही में जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो उनको पर्यटन और रक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और ये जिम्मेदारी सौंपने के बाद आज वो पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज जो ऐसा बताया जा रहा है, सबसे पहले जो अब तक हमें जानकारी मिल पाई है, रामपुर तिराहे से शहीदों को नमन करने के बाद आज वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और कहीं ना कहीं जनता का जो है आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिसके बाद 17 तारीख को फिर से क्या नाम ऋषिकेश होते हुए और हरिद्वार होते हुए तमाम जो जनता है उनका आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं अजय भट्ट, और 2012 से लेकर 2017 तक नेता विपक्ष की भूमिका भी वो निभा चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो ये यात्रा है ये चुनाव के दृष्टिकोण से भी साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि आगामी 2022 में चुनाव होने हैं, और ऐसे में जिस तरह से लगातार तमाम जो चुनावी पार्टियां हैं वो चुनावी मोड में आ चुकी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे और खुद जिस तरह से लगातार केंद्र में हाल ही में जो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उस मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये दिशा निर्देश तमाम नए मंत्रियों को दिए गए कि वो अपने अपने राज्यों में जाए और अपने अपने क्षेत्रों की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के बाद क्योंकि ये 3 दिन का होने वाला है ये, और आज जैसे जिस तरह से वो हरिद्वार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए देहरादून पहुंचेंगे, और इस जन आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष, सह प्रभारी और जिला मंत्रियों के साथ साथ कई विधायक भी मौजूद होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ देहरादून पहुंचने के बाद फिर कल वो है ऋषिकेश होते हुए ऋषिकेश से सीधा हरिद्वार जाएंगे वापस, और वहां पर भी जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आखिर में 18 अगस्त यानी कि नैनीताल और उधम सिंह नगर में, क्योंकि नैनीताल से 2019 में ही वह सांसद बने थे, तो कह सकते हैं कि नैनीताल का जो ये दौरा रहेगा, जन आशीर्वाद यात्रा जो उनकी ये रहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से लगातार चुनाव के दृष्टिकोण से इसको देखा जा रहा है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा यहाँ पर कि कितना महत्वपूर्ण ये सरकार के लिए साबित होने वाला है। जी अशोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही है कि ये जो यात्रा है 170 किलोमीटर की ये यात्रा बताई जा रही है अशोक। हाँ जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहने वाले हैं, सह प्रभारी होंगे, और जो तमाम जो जिले के जो मंत्री हैं जिनको जिला प्रभारी बनाया गया है, जिले की कमान जिनको सौंपी गई है, वो इसमें मौजूद होंगे, और कई विधायक भी मौजूद होंगे। और पूरा जो इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोविड का पालन करते हुए और जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए और ये जो यात्रा है निकाली जाएगी, और 170 किलोमीटर के आसपास की ये यात्रा हो सकती है, और लगातार इसमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अजय भट्ट जो है वो कहीं ना कहीं जनता से संवाद कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र में जो उनको जगह मिली है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली है, पर्यटन और रक्षा विभाग की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता से संपर्क साध सकते हैं। क्योंकि पर्यटन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सोनाली, तो क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक अपने आप पर्यटन राज्य है, और ऐसे में काफी बड़ी संख्या में बाहर से पर्यटक आता है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य के लिए क्या बेहतर हो सके, उत्तराखंड को क्या कुछ सौगात पर्यटन के क्षेत्र में मिल सके, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बताया जा रही है। जी अशोक, ये जो यात्रा है, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि लोगों से संवाद भी कर सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अपनी उपलब्धियों को भी सामने रख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। ये जो यात्रा है काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये एक अहम यात्रा मानी जा रही है अशोक। बिल्कुल, देखिए 2022 में जैसे विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में जिस तरह से नैनीताल से 2019 में सांसद चुनकर वह सामने आए थे, और जी बैठ सकते हैं क्योंकि इन जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नैनीताल में भी यात्रा होनी है, का प्यार उनको मिला है। और आने वाले समय में 2022 में अगर बीजेपी सरकार को वापस सत्ता में वापसी करनी है, तो ऐसे में जनता के लिए और क्या बेहतर हो सके, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली के दौरे पर थे, तो उस दौरान उन्होंने उनसे मुलाकात भी कर ली थी, और उत्तराखंड राज्य के बारे में भी बताया था कि क्या कुछ सौगात उन्हें मिल सके। और जिस तरह से बातें ऐसे सामने आर्थिक धन आवंटित को लेकर भी कहीं ना कहीं उनके समक्ष ये बात रखी गई थी। तो ऐसे में ही खुद जो है अब केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट मोदी मंत्रिमंडल के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के लिए क्या बड़ी सौगात उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, और जो 2022 में चुनावी दृष्टिकोण के अगर माध्यम से अगर अनुसार हम यहाँ पर देखें, तो कितना महत्वपूर्ण बीजेपी सरकार के लिए उत्तराखंड में साबित होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल अशोक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अब जन आशीर्वाद यात्रा आज से निकाली जाएगी, और केंद्रीय मंत्री
अजय भट्ट भी इस यात्रा को निकालेंगे आज से। और इस वक्त उत्तराखंड से खबर है, जहां पवनदीप राजन ने किया उत्तराखंड का नाम रोशन। इंडियन आइडल सीजन 12 की ट्रॉफी को अपने नाम किया है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के पवनदीप राजन बने विजेता। पवनदीप राजन ने ट्रॉफी को किया अपने नाम। पवनदीप राजन ने उत्तराखंड का किया नाम रोशन। फिनाले राउंड्स में 6 प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग। सबसे ज्यादा वोट पवनदीप राजन को मिले, जिसके बाद पवनदीप राजन ने मंच पर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। उत्तराखंड से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पवनदीप राजन ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इंडियन आइडल सीजन 12 की ट्रॉफी की अपने नाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्रीष्मकालीन राजधानी बराड़ीसैंण पहुंचे, जहां उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। स्वागत गीत हेतु सभी बारे खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल जाकर वहां भर्ती कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की माताजी की कुशलता पूछी। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी ने मैक्स अस्पताल पहुंचे और उन्होंने हालचाल जाना। कैबिनेट मंत्री की माताजी से उनकी कुशलता पूछी, उनका हालचाल जाना। 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल, धराली विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह, रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, विधायक श्री महेश नेगी समेत कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जोशियाड़ा में स्थित शहीद स्थल में अजय कोठियाल ने झंडारोहण किया। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कोठियाल ने उत्तरकाशी का दौरा किया। वहीं झंडारोहण में यूथ फाउंडेशन के कई युवा और पूर्व सैनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही अजय कोठियाल ने सभी प्रदेश समेत पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी थी। उत्तरकाशी से खबर, जहां नेता अजय कोठियाल ने उत्तरकाशी का दौरा किया और शहीद स्थल में अजय ने झंडारोहण भी किया और सभी को शुभकामनाएं भी दी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। बेटियों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, जिससे स्कूल में पढ़ने आ रही
छात्रा को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, जिसकी जीती जागती तस्वीर हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में स्थित राजकीय कन्या विद्यालय में मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में शिक्षा लेने विद्यालय आ रही छात्राओं के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल में छात्राओं के लिए बनाए गए शौचालय खंडहर में तब्दील हो गए हैं। स्कूल में शौचालय न होने से छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके सामने अपनी कुछ स्कूल की विद्यालय की परेशानी बताने वाली हूँ। जैसे कि काफ़ी समस्याएं यहाँ पे शौचालय की प्रॉब्लम है, जो कि ओनली गर्ल्स स्कूल है और स्टाफ है, सभी टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शौचालय बिल्कुल गंदा है, गेट वगैरह भी टूटे हुए हैं, सफाई नहीं है बिल्कुल, सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। गर्ल्स के साथ काफ़ी प्रॉब्लम है, उनको घर जाना पड़ता है, अकेले घर भेज भी नहीं सकते, वो टीचर्स डरते हैं घर भेजते हुए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमें स्कूल में शौचालय की व्यवस्था की जाए। और यहाँ पे स्वीपर भी नहीं है, काफ़ी गंदा रहता है स्कूल और उससे मच्छर वगैरह पैदा हो सकते हैं, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, स्कूल आने में दिक्कत होती है। यही करते हैं, पाइप लाइन तक उखाड़ के ले जाते हैं, तो दरवाजे भी तोड़ देना पाइप लाइन। तो जब पाइप नहीं होगा तो नेचुरली उसके बाद बच्चे उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब विद्यालय खुला है, अब फिर से मेरे द्वारा इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि 16 तारीख बच्चे आने से पहले इसको दुरुस्त कर दिया जाए। फिलहाल ये है कि 9-10 आ रहा है, तो उसकी सुविधा हमने स्टाफ का जो 2 यूज़ करने वाले हैं तो उसमें से एक हमने उसमें 9-10 को कर रखा है, लेकिन आगे जो है बच्चे बढ़ने वाले हैं तो फिर वो उसको मेरे द्वारा उसके लिए मैंने 2 एप्लीकेशन दे रखी हैं, वार्ड मेंबर को और नगर पालिका अध्यक्ष को। भले ही सरकार शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है ये आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मंगलौर के मोहल्ला मानक चौक स्थित एक कन्या विद्यालय में खड़े हैं। यहाँ शौचालयों की समस्या बनी हुई है, किस प्रकार के शौचालय हैं ये आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। शौचालय के लिए जो कन्या हैं, जो लड़कियां हैं, छात्र हैं, इधर से ही गुजरना पड़ता है। ये स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। जगह जगह पेड़ घास उगाई है और यहीं से गुजरना पड़ता है शौचालय के लिए। शौचालय आगे ही है। ये कचरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कूड़ा करकट यहाँ काफ़ी पड़ा हुआ है और यहाँ आने में भी डर लग रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो छात्राएं हैं वो यहाँ किस प्रकार आती होंगी। ये शौचालय का गेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टूटा हुआ है, गंदगी का अंबार है। यहाँ आने को भी छात्राएं डरती हैं, इसलिए छात्राओं को जो है अपने घर जाना पड़ता है। लेकिन जो कुछ छात्राएं हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो जिम्मेदार विभाग है इसे और कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। नैनीताल के सुखाताल क्षेत्र में गोली चलने से हड़कंप मच गया, जहां नैनीताल घूमने आए पर्यटक ने ही मामूली कहासुनी में दूसरे पर्यटक ने गोली मारकर चला दी। घटना शाम 7 बजे की है, जब एक पर्यटक द्वारा दूसरे पर्यटक पर गोली चला दी गई। गनीमत रही कि गोली पर्यटक को छूते हुए निकल गई, जिसके बाद पुलिस घायल को अस्पताल लेकर आई, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी क्राइम देवेंद्र पिंचा ने बताया कि घायल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है। लड़ाई हुई थी झील पे, तो उसके बाद उन्होंने माँ बहन की गाली दी, तो मैंने वहाँ उनसे सॉरी वॉरी कह के मैंने वहाँ ख़त्म कर दिया। तो फिर उसके बाद मैं टहलने जाता हूँ घोड़े वाली, जहाँ पे घोड़े वाले टहलाते हैं, तो वहाँ से जब मैं वहाँ से टहल के आ गया था वापसी में, तो मेरा पीछा कर रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, मुझे फिर मेरे ऊपर फायर करती। ये पेशेंट अभी हमारे पास आया है, मोहम्मद फैजल नाम का है। इसको जो मरीज़ ने बताया है कि इसके जानलेवा पर हमला किया गया, इस पर ये छर्रे के निशान है इसके पीठ पे और हाथ पे, जिसको अभी प्राथमिक उपचार के बाद हम यहाँ पे भर्ती कर रहे हैं। अभी मरीज की हालत स्टेबल है, बाकी कल सुबह को आगे की प्रोसेस देखते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर,
की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। उन्होंने यह नोटिस कोर्ट में समर्पण करने के मीडिया में दिए बयान को लेकर भेजा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपने फेसबुक पर भी ये जानकारी दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपने वकील के माध्यम से भेजे नोटिस में उन्होंने कहा कि आप न्यायाधीश नहीं और आपको किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने और आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे अपनाया जा रहा है। किसी को भी अपने मामले में पूर्व निर्णय या पूर्वाग्रह के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। खबर नैनीताल से है, जहां 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान ने झंडा फहराया और सलामी दी। 5 जिलों में शुरू होने जा रही इन ई-वैन को मुख्य न्यायाधीश ने झंडारोहण के बाद हरी झंडी दिखाकर निचली अदालतों को रवाना किया। हम राज्य सरकार से और मांग करेंगे कि वो हमें शेष जो 8 जिले बचे हैं उनको संकेत दिया गया है कि हम इसके लिए जो शेष 8 जिले हैं बचे हुए उनके लिए भी मोबाइल वैन उपलब्ध कराएंगे, जिससे हम लोग सचल न्यायालय जो हमारी आज प्रारंभ हो गई है वो पूरे राज्य में लागू हो सके। जो हमारे साक्षी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनको भी लाभ होगा इसका कि वो लोगों को इतनी दूर से जो है भौगोलिक परिस्थितियां विषय में न्यायालय नहीं आना पड़ेगा और ई कोर्ट जो हमारी मोबाइल वैन है उसके माध्यम से उनकी गवाही अंकित हो जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर हरिद्वार के बच्चे देशभक्ति में लीन हैं। बच्चे उन वीरों को याद किया उन्होंने जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, भारत माँ की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया है। देश के वीरों के साथ साथ हरिद्वार रुड़की की रहने वाली गिन्नी इस देशभक्ति कविता में अपने पापा का भी जिक्र कर याद कर भावुक हो रही है। ऐसे में ये बच्ची गिन्नी भी इन कविताओं के माध्यम से देश की शान के लिए समर्पित है। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं उनके बलिदान को पूरा देश याद किया गया 15 अगस्त को और सन 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ दुश्मनों का खात्मा किया बल्कि उन्हें भारतीय सीमा रेखा के बाहर भी भेजा। वहीं के इसको लेकर के न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने RS तनवर से खास बातचीत की। सन 1999 में हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी पूरा देश उन शहीदों के बलिदान को याद करता है। उन्हीं में से आज एक वीर जवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए न सिर्फ दुश्मनों को धूल चटाई बल्कि उन्हें भारतीय सीमा से रेखा बाहर भी भेजा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व सैनिक राजेंद्र सिंह तनवार जी, जिनसे आज हम जानेंगे इस पूरे कारगिल युद्ध के बारे में। तो सीधा चलते हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका के न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत जानना चाहेंगे इस पूरे कारगिल युद्ध के बारे में। अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती, महत्वपूर्ण भूमिका भी आपकी रही इस दौरान। किस तरह से इस देखते हैं इस भूमिका को? ना सिर्फ आपने दुश्मनों को धूल चटाई, भारतीय सीमा से भी रेखा से उन्हें बाहर भेजा।
मेरा नाम राजेंद्र सिंह तंवर है। मैं 2 राजपूताना राइफल्स का एक रिटायर्ड सैनिक हूँ और सन 1999 के अंदर मैंने इस युद्ध में भाग लिया था। दैट टाइम आई वाज CO ऑपरेटर। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द सोल्जर। मेरा एक्चुअली में क्या है कि पूरी बटालियन को एक तरह से ऑर्गेनाइज रखना, नीचे से आदेश लेना, आगे पास करना और खुद लड़ाई लड़नी। ये लड़ाई लड़ने के साथ मुझे ये सब एक्स्ट्रा काम भी करना था। मेरे पास में और जो PRC सेट भी होता था, तो उस दौरान मेरा आप कह सकते हो कमांडिंग ऑफिसर का जो रेडियो ऑपरेटर होता है उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। हुआ कि अप्रैल 1999 के अंदर हम पोस्टेड थे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ हमें आदेश मिला कि आपको ऐसे ऐसे इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ऐसे ऐसे जंग की शुरुआत हो चुकी है और आपको वहाँ पे जाना है। तो मेरी और पूरी बटालियन हम श्रीनगर से होते हुए सोनमार्ग में हमने एक्लेमेटाइजेशन किया। वहाँ रुके। एक दिन का ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि लड़ाई बहुत मतलब भयंकर युद्ध स्तर पे छिड़ चुकी थी। हमारी जो लड़ाई थी वो थी 12 जून की रात की। बिम्बेट से हमने 12 जून को हमने चढ़ाई स्टार्ट करी और तोलोलिंग से करीब 300 मीटर नीचे हम जा करके रात में पहुंच गए। ऊपर पाकिस्तानी बैठे हुए थे, हमारी ही पोस्ट थी, उन्होंने कब्जाई हुई थी। सारे दिन हम बैठे रहे। हम जैसे ही राइफल को गन को ऊपर करते हैं तो उसी पे उनका फायर आ रहा था और कोई पेड़ पौधा नहीं है, टोटल छोटे छोटे पत्थर थे। उन पत्थरों की आड़ लिए हुए हम सारे पूरा दिन भर हमने वहीं पे गुजारा। रात को करीब 7 से 8 बजे के आसपास जब अंधेरा हो गया तो कमांडिंग ऑफिसर ने बोफोर्स का सपोर्ट लिया और फायर शुरू किया। उसकी सपोर्ट के साथ में 100 मीटर रह गया तब, क्योंकि बोफोर्स का भी क्या होता है ना कि एक्यूरेट फायर नहीं होता, उसमें भी ये होता है कि 100 मीटर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हमारा OP ऊपर नहीं था उस टाइम पे, वो नीचे से ही डिग्री और डिस्टेंस से हमारे जवान काम कर रहे थे। 100 मीटर पे हमें बोफोर्स का फायर बंद करना। अभी मैन टू मैन लड़ाई हमारी स्टार्ट होती है जिसमें मैं भी शामिल था। आमने सामने गोला बारूद, गोलियाँ चली, माइंस फोड़े गए, हैंड ग्रेनेड फोड़े गए। करते करते क्या हो कि हमारी 2 कंपनियाँ साइड से अटैक कर रही थी और हम उस लड़ाई में कामयाब हो गए। करीब रात को 12-1 बजे के आसपास जब पोस्ट को रीऑर्गेनाइज कर रहे थे कि हमारे कौन कहाँ पे पोजीशन लेगा क्या करेगा, उस दौरान मेरा पैर लैंड माइन पे आ और वो घुटने के नीचे से उड़ गया। तो ये था कि ये करीब वक्त था रात के 12 बजे के आसपास का। तो अभी मैं चल फिर तो सकता नहीं था, तो मैंने एक छोटा सा पत्थर के आड़ ली और मैं गोलियां चलाता रहा। तो सब बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पर पूर्व सैनिक राजेंद्र सिंह पवार जी ने कि देश की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।